Now we will start the second part of chapter chemical equilibrium from physical chemistry. So first we will start from free energy change of reaction in term of chemical potential. सबसे पहले फ्री एनर्जी क्या होता है? फ्री एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी की तरह ही, और जिसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्री एनर्जी में चेंज मतलब डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन की। तो फ्री एनर्जी में जो चेंज है विच इज़ डेल्टा जी, वो किसके इक्वल होगा? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ वी आर कंसिडरिंग अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमें इसमें एक्सप्रेस करनी है फ्री एनर्जी कंपोनेंट्स की इसके केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में, तो हमने पढ़ा था कि फ्री एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है कि जो इसका कोफिशिएंट होता है, आगे आ गया एल म्यू एल यहाँ पे क्या है? केमिकल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या था? जी प्रोडक्ट्स माइनस डी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से हमारे? ये वाले, तो हमने इसको लिख दिया केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में, माइनस रिएक्टेंट्स कौन से थे? ये वाले, तो हमने इसको लिख दिया केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। अब उसके बाद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, अभी हमने क्या पढ़ा था? सिंपल फ्री एनर्जी चेंज। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कब होता है? जब सारे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्शन में किसी, वो किस स्टेट में लिए जाए? स्टैंडर्ड स्टेट में। तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्री एनर्जी में चेंज आता है वो कौन सा चेंज होता है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? 298 केल्विन, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 1 मोल पर लीटर, अगर हमारा सब्सटेंस सोल्यूशन में हो। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो उसमें क्या कंडीशन होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? जिसमें सब्सटेंस की एक्टिविटी क्या हो? यूनिटी हो। तो फ्री एनर्जी चेंज किसी रिएक्शन में जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो वो हमें क्या देता है? स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी चेंज। वो भी किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इट विल बी इक्वल टू जी नॉट प्रोडक्ट्स, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर से हम इसको पोटेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर चेंज जो है डेल्टा जी अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारी जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हम अचीव कर लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू फ्री एनर्जी चेंज एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कि अगर हम फ्री एनर्जी चेंज को इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी में बात करें तो जो फ्री एनर्जी चेंज है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या मेजर करते हैं हम कि जो टेंडेंसी है चेंज इन फ्री एनर्जी की वो स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेगी, प्रोसीड होगी इक्विलिब्रियम की तरफ या नहीं। तो जो फ्री एनर्जी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन का वो क्या करता रहता है? इंक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे रिएक्शन हमारा प्रोसीड करता है, जिसके साथ साथ क्या होगा? कंपोजिशन में चेंज आता रहता है जब तक जो है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम अचीव ना कर ले, और जब डेल्टा जी की वैल्यू जो हो वो ज़ीरो हो जाए और हमें तब उस टाइम पे क्या मिल जाती है? कांस्टेंट कंपोजिशन मिल जाए रिएक्शन की, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम अचीव कर लेते हैं। अब वो कहता है कि चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, हमारा सिस्टम जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो उस कंडीशन में तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? जी प्रोडक्ट्स माइनस डी रिएक्टेंट्स। अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, तो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, मतलब डेल्टा जी क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हमें कंडीशन याद करनी है? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव हो तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इट विल बी स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तब रिएक्शन किस में होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। नाउ अब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे फ्री एनर्जी का केमिकल इक्विलिब्रियम पे। फ्री एनर्जी किस तरह से काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक कंसीडर कर ली जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन,
ठीक है, रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट से क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट्स। अब दोनों जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों के एक डेफिनेट वैल्यू होती है फ्री एनर्जी की किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर। और जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिस वजह से जो फ्री एनर्जी होगी रिएक्टेंट की वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऑब्वियसली जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तभी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उस टाइम पे रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसलिए उनकी फ्री एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेयर एज जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि स्टार्ट पे तो प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं है। प्रोडक्ट्स तब बनेंगे जब रिएक्शन आगे आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो फ्री एनर्जी भी क्या होगी, प्रोडक्ट्स की मिनिमम होगी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा जो रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी होगी वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज़, और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी। और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल जाएगी, किसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारी फ्री एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स की वो किसके इक्वल हो जाएगी, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे तो फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इट इज़ इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर हमारी फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स के, तो इसका मतलब क्या है, दैट डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जी पी मतलब फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा जी की वैल्यू जी प्रोडक्ट्स मतलब फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी फ्री एनर्जी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो मतलब किसके ऊपर है, हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। और अगर प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी डेल्टा जी की, पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये हमें ग्राफ दिया गया है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। टाइम के साथ साथ इनकी फ्री एनर्जी क्या हो रही है, इधर फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट्स की, लेकिन प्रोडक्ट्स की बढ़ती जाएगी। एक पोजीशन पे आके हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। सो दिस इज आवर ग्राफ। Now we will do thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium. This derivation is very important from point of view of examination. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। हमने ये रिएक्शन कंसिडर कर ली, ठीक है, जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने किस में लिया है, आइडियल गैसेस में लिए है। आइडियल गैसेस माना है इनको हमने, और म्यू ए, म्यू बी, म्यू एम, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके केमिकल पोटेंशियल्स हो जाएंगे। अगर हम टोटल फ्री एनर्जी की बात करें रिएक्टेंट्स की, मतलब इनकी, तो वो क्या हो जाएगी, जी रिएक्टेंट्स, और वो केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में क्या हो जाएगी, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। ऐसे ही टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एल म्यू एल प्लस एम म्यू एम, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर दीज। अब उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा किसी रिएक्शन में वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू जी पी, मतलब जी फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमने जी पी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, फिर हमने जी आर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। उसके बाद जब हमने पढ़ा था कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा जी के इक्वल। तो इस वैल्यू को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। जब हमने ज़ीरो से इक्वल पुट कर दिया, इस वैल्यू को हम उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स किसके इक्वल आ गई, फ्री एनर्जी ऑफ
रिएक्टेंट्स के इक्वल आ गई। ओके, अब हमने फर्दर क्या पढ़ा था कि जो केमिकल पोटेंशियल है किसी भी कंपोनेंट का किसी आइडियल गैस मिक्सचर के अंदर, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में, म्यू इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पे और पी क्या है पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का। अब हमें ये वैल्यू किस में पुट करनी है, हमारी सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, मतलब हमने म्यू केमिकल पोटेंशियल जो यहाँ पे जैसे ये केमिकल पोटेंशियल्स हैं उसको हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में पुट करके इस इक्वेशन में लिखना है। तो सेकंड इक्वेशन देखो आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एल एज इट इज़ आ गया, म्यू एल, ये जो म्यू एल है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया, म्यू नॉट एल प्लस आर टी एल एन पी एल प्लस एम एज इट इज़, म्यू एम को हम फिर से इसकी फॉर्म में लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस आर टी एल एन पी एम इट इज़ इक्वल टू ए, म्यू ए को हम फिर से इस फॉर्म में लिख देंगे प्लस बी, म्यू बी को भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे, आर टी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एल एन पी एल प्लस आर टी किसके आगे, इसके आगे प्लस एम एल एन पी एम, और हमारे पास क्या बच गया, एल म्यू नॉट एल प्लस एम म्यू नॉट एम हमारे पास बच गया। इसमें से भी हम आर टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एल एन पी ए प्लस बी एल एन पी बी प्लस क्या बच गया, ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने आर टी, हमने अब इन दोनों इक्वेशंस दोनों साइड्स हैं इक्वेशन की, उसमें से आर टी कॉमन लिया तो यहाँ पे आर टी के पास क्या था, अब कॉमन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको पता है कि अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो तो जो ये कोफिशिएंट होता है ये क्या हो जाता है, इसकी पावर में चला जाता है, तो हमने इसकी पावर में लिख दिया सबको, आर टी एल एन पी एल की पावर एल प्लस एल एन पी एम की पावर एम, ठीक है, माइनस एल एन पी ए की पावर ए, एल एन पी ए की पावर ए प्लस एल एन पी बी की पावर बी। हाँ, हमने इसमें दोनों जो साइड्स हैं इक्वेशन की उसमें से आर टी हमने कॉमन लेके ये वाली टर्म को हम इधर भी लेके आए हैं और साथ के साथ हमने जो कोफिशिएंट है उसको पावर की जगह पे भी रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से हमारे पास ये बच गया, इधर से हमारे पास ये बच गया, तो ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ये टर्म उधर चलेगी तो क्या हो जाएगी, माइनस एल म्यू नॉट एल प्लस एम म्यू नॉट एम। अब आर टी एल एन, अब देखो ये टर्म्स दोनों प्लस में हैं तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब एल एन हो साथ में तो ये क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ये दोनों भी प्लस में हैं लेकिन बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस का, मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, डिवाइड होगी, तो मतलब अपॉन हो गया पी ए डॉट पी बी बी। अब ये दोनों प्लस में थी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये किसके इक्वल है, जी आर के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, जी पी के इक्वल, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, जी आर माइनस जी पी। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो मतलब हमारी फ्री एनर्जी भी किस में होगी, स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, ऐसी फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, सब हमने फिर दोबारा ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, आर टी एल एन दिस टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती थी, जी पी माइनस डी आर, तो इस टर्म को बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, जी नॉट पी माइनस जी नॉट आर जो किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा जी नॉट के इक्वल हो गया। अब ये आर टी को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट से, तो आर टी डिवाइड हो गया। अब इसको हम किस फॉर्म में, अब जब हम एल एन को उधर लेके गए तो ये क्या बन गया, ई बन गया, और इसकी पावर क्या आ गई, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है किसी रिएक्शन का, मतलब डेल्टा जी नॉट, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जब हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाए तो जो हमारी ये वाली टर्म है, ये जो टर्म है ये भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, इस टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट के पी। अब हम क्या करेंगे, जो पार्शियल प्रेशर है अगर हमें इसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे अपनी
लॉ को डिराइव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन सी, जहाँ पे सी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, म्यू नॉट है केमिकल पोटेंशियल। पार्शियल प्रेशर की जगह हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या बन जाएगा, के सी हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब जो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर हमें इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ लिखना हो तो क्या हो जाएगा, म्यू इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन ए। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, दोबारा इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के ए। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, म्यू इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एक्स प्लस आर टी एल एन एक्स। अब इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, हर जगह मोल फ्रैक्शन सब्सटीट्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, के एक्स। अब नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज। हमने ये रिएक्शन कंसीडर कर ली। अब हमने लास्ट जो किया हमने टॉपिक, उसमें हमने क्या वैल्यू निकाली थी कि डेल्टा जी नॉट वो किसके इक्वल होता है, माइनस आर टी एल एन पी एल एल डॉट पी एम एम पी ए ए डॉट पी बी बी। तो अगर हमें इसे इन फॉर्म ऑफ ये लिखना था तो ये क्या बन गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। अगर इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखना हो तो के पी की जगह के सी। इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी लिखना हो तो के सी की जगह के ए। इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो हम के एक्स लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं विच इज़ दिस रिएक्शन। अब इसमें टोटल फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी रिएक्टेंट्स की, जैसे हमने पहले किया था केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी, एल म्यू एल प्लस एम म्यू एम। और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी पी माइनस जी आर। तो हमने जी पी और जी आर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो केमिकल पोटेंशियल होता है किसी भी कंपोनेंट का आइडियल गैस मिक्सचर में, उसको हम किस इक्वेशन से दिखते हैं, म्यू इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी। म्यू नॉट क्या है, केमिकल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, पी जो है वो पार्शियल प्रेशर है। अब जो इस टर्म में जो केमिकल पोटेंशियल्स हैं उसको हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में करके लिख देना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, एल एज इट इज़ म्यू एल की जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एल प्लस आर टी एल एन पी एल, प्लस एम एज इट इज़ म्यू एम की जगह म्यू नॉट एम प्लस आर टी एल एन पी एम, माइनस ए एज इट इज़ म्यू ए की जगह म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए, प्लस पी बी म्यू बी की जगह म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी। उसके बाद हमने आर टी टर्म कॉमन ले ली तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एल एल एन पी एल प्लस एम एल एन पी एम माइनस ए एल एन पी ए प्लस बी एल एन पी ए, और पीछे क्या बच जाएगा, ये टर्म। अब अगर आप देखो तो जो ये टर्म है ये किसके इक्वल है, डेल्टा जी नॉट के इक्वल, क्योंकि एल म्यू नॉट एल प्लस एम म्यू नॉट एम माइनस ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट, ये क्या हो गया, जी प्रोडक्ट्स माइनस जी रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में तो ये क्या बन गया, जी नॉट प्रोडक्ट्स माइनस जी नॉट रिएक्टेंट्स विच इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, माइनस आर टी हमने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे एल एन आ गया। ये दोनों प्लस में थे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस था डिवाइड, प्लस में थे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। अब जो ये टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है किसी स्टेट के ऊपर, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट और प्रेशर कोशेंट। इस टर्म को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट और प्रेशर कांस्टेंट, और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, क्यू पी से। तो हम डेल्टा जी इट इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी विच इज़ रिएक्शन और प्रेशर कोशेंट। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर टी एल एन, दिस टर्म डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ गई, माइनस आर टी एल एन के पी। इसकी जगह हम, अब हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर टी एल एन के पी। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यू पी। तो जो इक्वेशन 5 और 6 है ये दोनों क्या है, दो फॉर्म्स है वेंट हॉफ आइसोथर्म की।
और ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या दे रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज दे रहे हैं किसी रिएक्शन का, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर में, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन आइसोथर्म बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम में अगर हम क्या कर दें, कॉन्सेंट्रेशन में, टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, किस तरह से शिफ्ट हो जाएगा कि जो वो इफ़ेक्ट हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर का, उसको वो अनडू कर सके, मतलब उसको वो कंपनसेट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन सो एज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमने ये रिएक्शन ले ली, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स गिव रिएक्टेंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप सपोज करो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने कोई एक रिएक्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब आपके पास ऑलरेडी रिएक्टेंट था, उसमें आपने और ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, प्रोडक्ट्स कंज्यूम होके हमें रिएक्टेंट्स मिलेंगे, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन को कंज्यूम कर सके। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है और हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर हम रिएक्टेंट्स की क्वान्टिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमें ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे, ज़्यादा रिएक्टेंट्स फॉर्म होंगे। नाउ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो इक्विलिब्रियम है उसमें दो फोर्सेस, दो अपोजिंग रिएक्शंस जो होते हैं वो हो रहे होते हैं, सबसे पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़े, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। मतलब अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें क्या करनी पड़े, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़े तभी वो रिएक्शन होता है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। ऐसे ही वाइस वर्सा कि अगर आपका बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा तो फॉरवर्ड क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो हमने क्या करना है, हेबर इक्वेशन लेनी है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स, सॉरी दिस इज नॉट, here it is NH3, अमोनिया गिव्स NH3। तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब जिसमें क्या कर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक, मतलब जिसमें हीट क्या करनी पड़ रही है, प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, मतलब हीट सप्लाई कर दें, हीट किस में सप्लाई करनी पड़ती है, एंडोथर्मिक में, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो। लाइक सपोज अब इस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड एंडोथर्मिक। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जिस साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी उस साइड, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हीट सप्लाई हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चला जाएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो वो किसको फेवर करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। लेकिन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो किसको फेवर करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ये सिर्फ उन रिएक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है जिसमें क्या होते हैं, गैशियस सबस्टांसेस होते हैं, और कोई, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, गैशियस सबस्टांसेस होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें कोई भी चेंज ना आए, जैसे यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 था, लेकिन यहाँ क्या बन गया 2, कम हो गए मोल्स, लेकिन अगर कोई चेंज ना आए डेल्टा एन की वैल्यू में, तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। अब हमें पता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 थे मोल्स, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिल रहे हैं 2, तो डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमें NH3 की फॉर्मेशन होगी और वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ना इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर हम इनर्ट गैसेस ऐड करें इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का वो चेंज नहीं होगा, जिस वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैटलिस्ट की बात करें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या करेगा, रेट जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन का उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ली चैटलियर की टू फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे जैसे हमने वाटर लिया है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे गैस नहीं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और फिर ये क्या बन रहा है, वेपर बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमें पानी को भाप में बदलना हो तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब वो कहता है जैसे जैसे लिक्विड वाटर जो है वो चेंज करता है वेपर स्टेट में, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा हाइट पे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारा सिस्टम है, अब भाप ज़्यादा बन गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर जो इंक्रीज़ हुआ है उस इफ़ेक्ट को अंडू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो गया वेपर प्रेशर, तो उस इफ़ेक्ट को अंडू करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करेगा, किसको फेवर करेगा, कंडेंसेशन को फेवर करेगा, वाटर की कंडेंसेशन हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर को डिक्रीज़ कर दे तो वो किसको फेवर करेगा, वेपराइजेशन को। अब ऐसे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अगर हम वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड की बात करें तो उसके साथ साथ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे भाप बनती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स कंडेंसेशन ऑफ वेपर। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब कंडेंसेशन हो रही है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को अंडू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर में इंक्रीज़ होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो जब हमारा सॉलिड मेल्ट करता है तो वॉल्यूम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब आइस मेल्ट करती है तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं इस इक्विलिब्रियम के ऊपर, अगर हम प्रेशर
इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड की तरफ। ठीक है, इस वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो और ज़्यादा आइस मेल्ट करेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड की तरफ। मतलब और ज़्यादा आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। और इक्विलिब्रियम को रिटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो जिस वजह से अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आइस का डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो सॉलिड्स हैं वो क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है उनकी जब वो मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर डिसोल्यूशन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हीट निकल रही है उस रिएक्शन में से। तो ऐसे केस में सॉलिबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। जब हम उसमें जो टेम्परेचर है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब हीट सप्लाई करेंगे। इसके एग्जांपल हैं ये दो सब्सटेंसेस। जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हीट इवॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ ला देंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी डिसोल्यूशन के साथ साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब जो सब्सटेंसेस को क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है डिज़ोल्व होने के लिए। उस केसेस में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड के ऊपर। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज़ यहाँ पे CO2 गैस है, इसको हमने एक्वस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इस केस में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे CO2 का तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी कम होगा जब वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। CO2 क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में टू फॉर्म CO2 एक्वस। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किसी लिक्विड के अंदर वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी जब हम प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ वेंट हॉफ इक्वेशन और रिएक्शन आइसोकोर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर के साथ। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक रिलेशन है जो हमें क्या बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वेरिएशन कैसे होती है टेम्परेचर के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, अब गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, मतलब डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी इट इज़ इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी प्लस टी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो Kp और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड होते हैं, थ्रू दिस इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इट इज़ इक्वल टू माइनस RT ln Kp। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो हमने क्या लिख दिया, डेल्टा डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस R ln Kp, टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट कर रहे थे तो T1 हो गया, माइनस RT एज इट इज़ रख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अब हम दोनों साइड्स को T से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी T लग गया, इधर भी T आ गया, और इधर T जो है वो T स्क्वायर बन गया। अब जो माइनस RT ln Kp है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। माइनस RT ln Kp किसके इक्वल था, डेल्टा जी नॉट के, तो माइनस RT ln Kp की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल्टा जी नॉट। अब गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। अब यही इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H नॉट प्लस T डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ये है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा H नॉट। अब हम 4 और 3 को कंपेयर करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करा, उन दोनों टर्म्स को इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, RT स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो ये क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन है। अब मॉडरेट प्रेशर के ऊपर जो डेल्टा H नॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा H के होता है, तो हमने डेल्टा H नॉट की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, डेल्टा H।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होता है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब वो पॉजिटिव होता है। तो जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी, मतलब Kp जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर डेल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर डेल्टा H की वैल्यू क्या है, इट इज़ नेगेटिव, मतलब स्मॉलर देन ज़ीरो है, तो जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जो Kp है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट साइड की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, डी एल एन के पी डी 1/T माइनस डेल्टा H अपॉन R। ठीक है, इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। और अब इसको इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इक्वेशन 6 क्या थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन 6, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डेल्टा टी जो था हमारा उधर चल गया, डी टी जो था हमारा उधर चल गया। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, और जब कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है, Kp1 से Kp2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स क्या होगी इंटीग्रेशन की, Kp1 से Kp2 जो है वो क्या हो गई, हमारी लिमिट्स हो गई। क्या हो गई, ये हमारी लिमिट्स हो गई, और टेम्परेचर की लिमिट्स क्या होगी, T1 T2। डेल्टा H की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ln Kp2 माइनस ln Kp1, लिमिट्स पुट कर दी हमने, माइनस डेल्टा H अपॉन R बाहर आ गया। यहाँ पे जब हमने लिमिट्स पुट करी तो क्या आ गया, 1/T2 माइनस 1/T1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ln है और ये माइनस हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ln Kp2 अपॉन Kp1, उसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे log, और यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें अगर वेंट हॉफ इक्वेशन लिखनी हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो Kp किसके इक्वल होता है, हमने निकाला था Kc/RT डेल्टा एन के। इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे हम log ले लेंगे, ln पुट करते दोनों साइड पे, ln Kp इज इक्वल टू ln Kc प्लस ये डेल्टा एन आगे चला गया, ln R प्लस डेल्टा एल ln T। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब वेंट हॉफ इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है जब हम कंपेयर करेंगे 12 और 13 को, तो ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम, तो मतलब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसको हमने इधर ही रहने दिया, इस टर्म को हम उधर ले गए तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, RT² हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब डेल्टा H की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या हो जाएगी, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस P डेल्टा V। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा nRT, इस इक्वेशन से PV इट इज़ इक्वल टू nRT से, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा U0 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ये इधर आ गया, डेल्टा H0 माइनस डेल्टा nRT। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस टर्म को इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन गया कि जो डेल्टा, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी डी ln Kc अपॉन डी टी, यहाँ पे हमारी ये टर्म आई थी। ठीक है, इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा U0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है विच वी विल कवर इन द कमिंग लेक्चर, और वो है क्लैपेरॉन इक्वेशन और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।